हेलो। सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है? सो वी आर लाइव एंड वेलकम टू फराज ट्यूटोरियल लर्न विद फराज। ओके, सो दिस साइड साकिब Faraz from NIT Patna, and in this lecture we are going to discuss questions which have been asked in 4th April shift. Okay, सो जेमेंस में 4th अप्रैल को जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं है, मगर जो है उन्हें डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनमें जो कॉन्सेप्ट है उनको भी आपको बताएंगे हम। ओके, सो देखो यार, मतलब क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, उतने हार्ड भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले में थोड़ा मतलब मॉडरेट अभी चल रहा है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, फिर थोड़ा मॉडरेट हुआ, डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज़ हमेशा मतलब हमें देखने को मिलती है, तो इस साल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन 4th अप्रैल शिफ्ट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वन एस ऑर्बिटल। सॉल्व करो इसे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वन एस ऑर्बिटल। तो वन एस ऑर्बिटल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो चेक करते हैं यार। देखो, तो देखो भाई, वन एस ऑर्बिटल है ना, वन एस ऑर्बिटल, तो ये तो स्फेरिकल होता है ना। एस मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल है तो भाई ये सिमेट्रिकल होगा, है ना। स्फेरिकल है तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। तो ऑप्शन ए तो सही है, सिमेट्रिकल होगा। इट इज नॉन सिमेट्रिकल, ये तो गलत है। स्फेरिकल जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है ना। तो ये सिमेट्रिकल होगा। इट इज डायरेक्शनल, बिल्कुल नहीं, डायरेक्शनल नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में चेक करते हैं, इट हैज टू रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियल नोड्स क्या होता है भाई? रेडियल नोड्स क्या होता है सर? रेडियल नोड्स आर एन क्या होता है? एन माइनस एल माइनस वन, यही होता है ना रेडियल नोड्स, एन माइनस एल माइनस वन। अब ऑर्बिटल हमारे पास क्या दिया हुआ है? वन एस, तो एन की वैल्यू कितनी है? वन। माइनस एल की वैल्यू कितनी है? अगर एस है तो एल की वैल्यू जीरो, माइनस वन। तो वन माइनस वन, ये कितना आ गया? जीरो आ गया। तो हमारे पास रेडियल नोड्स जीरो होने चाहिए, दो नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट इज सिमेट्रिकल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये भी मतलब काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। हमारे पास एटॉमिक रेडियस का इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे जितने भी तुम्हें मतलब एलिमेंट्स दिए गए हैं ये सारे एक ही फैमिली के हैं। कौन से फैमिली के सर? बहुत ही फेमस फैमिली है भाई, बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना। बैगन आलू गाजर इन थैला। और हमें क्या बोला है? हमें बोला है एटॉमिक रेडियस की बात करने के लिए। तो हम जानते हैं सर कि इसमें हमारे हमें एक देखने को मिलता है एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या होता है? गैलियम ऊपर, गैलियम और अल्युमिनियम जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है भाई? ऑर्डर क्या होता है? बैगन, फिर गाजर, आलू नहीं, गाजर आलू, उसके बाद इन इंडियम, फिर थैलियम। तो ये हमारे पास ऑर्डर होता है। अब यार तुम मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। चलो मैच करते हैं। तो देखो यार, बोरम से ज़्यादा एल्युमिनियम का है, हाँ बिल्कुल सही, तो ए तो सही है। हमें पूछा है इनकरेक्ट, है ना, हमें पूछा है इनकरेक्ट। इंडियम से ज़्यादा थैलियम का, तो इंडियम से ज़्यादा थैलियम का बिल्कुल सही। एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम, तो एल्युमिनियम से कम होता है गैलियम, है ना। तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? गैलियम से ज़्यादा इंडियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, बिल्कुल सही। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये जो मतलब टॉपिक है बोर रेडियस वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे शिफ्ट में पूछा गया है। और मैं आपको मतलब कहना चाहूँगा कि आप इसे याद कर लो, इसे आप पढ़ के जाओ। ठीक है, ये आगे भी आएगा। अगर सारे शिफ्ट में आ रहा है तो आगे भी ज़रूर आएगा ये। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है भाई तुम्हें, यू मस्ट हैव टू डू इट। सॉल्व करते हैं। हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ फिफ्थ और बोर ऑर्बिट। हीलियम प्लस दिया हुआ है और लिथियम टू प्लस दिया हुआ है। तो हमें रेशियो निकालना है इनका। हमें इनकी वैल्यू दे दी है, इनकी वैल्यू कितनी है भाई? इनकी वैल्यू हमें फाइव दे दी है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें फाइव दे दी है। तो सॉल्व करते हैं यार। तो देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिख लो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो, है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ये होता है फॉर्मूला। जहाँ एन क्या होता है? एन हमारे पास होता है ये ये जो नंबर होता है ऑर्बिट नंबर। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखो यार, लेट तुम 0.529 को क्या करो? आर नॉट मान लो, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है ना, इसे आर नॉट मान लेते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें हीलियम प्लस की, रेडियस ऑफ हीलियम प्लस, क्या हो जाएगा भाई?
0.5 को हम लोगों ने आर नॉट माना है, तो ये हो जाएगा आर नॉट इन स्क्वायर। इन स्क्वायर कितना, इन की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। इन केस ऑफ हीलियम द वैल्यू ऑफ जेड इज हाइड्रोजन हीलियम 2, है ना, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस एल आई 2 पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर नॉट इन स्क्वायर, एन की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इन केस ऑफ लिथियम द वैल्यू ऑफ जेड इज 3। दैट्स इट। अब बस आपको इन दोनों का रेशियो ले लेना है ना। क्या करना है आपको, इन दोनों का रेशियो ले लेना है। तो चलो रेशियो ले लेते हैं यार। रेशियो क्या हो गया भाई, रेशियो ऑफ हीलियम एंड लिथियम, है ना। रेशियो ऑफ हीलियम एंड लिथियम, सो आर एच ई हीलियम प्लस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस। तो रेशियो ले लो यार, रेशियो क्या हो जाएगा बताओ। रेशियो में ये हो जाएगा ना, आर नॉट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आर नॉट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो यार कैंसिल हो रहा है, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर चल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। आंसर इज 3/2। आंसर इज 3/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर 2/3 भी दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। तो आपको रेशियो अच्छे से निकालना है, ठीक है। आपको हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस का रेशियो निकालना है, यानी कि पहले हीलियम प्लस उसके बाद लिथियम 2 प्लस। न्यूमरेटर में हीलियम प्लस रहेगा, डिनोमिनेटर में लिथियम 2 प्लस रहेगा। तो रेशियो निकालते समय ध्यान रखना इस बात का। बहुत से बच्चे इसी में गलती कर लेते हैं, इसीलिए ऑप्शन 2/3 भी दिया हुआ है। तो आपको रेशियो अच्छे से निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है यार, क्वेश्चन आसान है, इसमें तुम मिस्टेक नहीं कर सकते। +4 मार्क्स तुम्हें मतलब इस क्वेश्चन में तो लाना ही है हर हाल में। तो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो यार, मतलब ये सब टॉपिक ऐसा है जो काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, ये हर शिफ्ट में आता है भाई, इसको तुम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आगे मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनका काफी अच्छा भी ट्रेंड चल रहा है और लगातार वो पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उनका मैं एक लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। वेट करो उसका। इसमें देखो यार, इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें बताना है कि किस पेयर ऑफ आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ, अच्छा इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब किस केस में हमारे पास n की वैल्यू दोनों स्पेशी के लिए सेम होगी, n की वैल्यू दोनों स्पेशी के लिए सेम होगी। तो निकाल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें, तो इजी क्वेश्चन है ना। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं ना। ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है भाई, क्लियर। ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, वैनेडियम 2 प्लस एंड कोबाल्ट 2। देखो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, आप बाकी उसके बाद निकाल लेना खुद से, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। अब देखो, इसको निकालने के लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 3D सीरीज का। इसको निकालने के लिए तुम्हें ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 3D सीरीज का, है ना। मतलब काफ़ी इजी है यार, इसको मतलब अच्छे से देख लो। स्कैडियम का कितना होता है, 3D 1:4:2। टाइटेनियम का कितना होता है, 3D 2:4:2 होता है। ये गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 3D 2:4:2 होता है ना। इसको थोड़ा देख लेना एक बार। वैनेडियम हो गया, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरीके से आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको बस दो चीज़ें होती हैं, एक क्रोमियम में आता है एक्सेप्शन और एक कॉपर में आता है एक्सेप्शन। तो इसको भी आपको मतलब याद रखना है, ठीक है। तो ये सीरीज जो है मतलब कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ईजी है, सो इसको याद कर लो, इससे मतलब क्वेश्चन काफ़ी तुम्हारा ईजिली बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है सर, सॉल्व देखो कैसे करना है। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप आगे मिला लेना, ठीक है। तो हमें वैनेडियम 2 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले तुम वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, कहाँ है वैनेडियम, ये वैनेडियम है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 3D 3:4:2। तो लिख दो 3D 3:4:2, 3D 3:4:2, दैट्स इट, है ना। अब हमें वैनेडियम 2 प्लस का निकालना है। किसका निकालना है, वैनेडियम 2 प्लस का। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से। किस में से, एस में से निकलता है पहले, उसके बाद डी में से निकलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 3D 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 3 आ गया। बहुत बढ़िया सर। अब बात करते हैं हम लोग कोबाल्ट 2 प्लस के बारे में। तो पहले कोबाल्ट का लिख लो, पहले कोबाल्ट का लिख लो। कोबाल्ट कहाँ है, कोबाल्ट यहाँ है सर। फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 3D 7:4:2, है ना। 3D 7:4:2। हमें कोबाल्ट 2 प्लस का चाहिए, तो कोबाल्ट 2 प्लस का निकालो यार।
कोबाल्ट 2+, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा 3d7। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देखते हैं चलो। 3d7 है ना, तो डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है हमें। ये रहा हमारा डी ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक 7। तो ये हमारे पास बच गए इलेक्ट्रॉन, दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास है, एक, दो, तीन। तो यहाँ पर भी हमें इनकी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब देखो यार, हमें क्या पूछा था, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी इनकी वैल्यू 3 है और यहाँ भी हमारे पास n की वैल्यू 3 है इन केस ऑफ वैनेडियम 2+, और यहाँ भी हमारे पास n की वैल्यू 3 है इन केस ऑफ कोबाल्ट 2+। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यार, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है यार। ये तुम्हारा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और इसमें देखो ये क्वेश्चन अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 3-4 चीज तुम्हें एक साथ पूछ लिया जाता है। एक से वाई बनेगा, वाई से जेड बनेगा, जेड से तुम्हारा पी बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार यार। तो हमें क्या बोल रहा है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद ओलियम, अगर तुम बेंजीन का रिएक्शन कराओगे ओलियम के साथ तो तुम्हें एक कंपाउंड मिल रहा है एक्स। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं अच्छा से, है ना। स्लाइड खाली है, हाँ खाली है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे पास जब तुम बेंजीन का, ये रहा बेंजीन, जब तुम बेंजीन को रिएक्शन करवाते हो ओलियम के साथ, इसके साथ, ओलियम के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है सर, कुछ नहीं बनता है सर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन पर आकर SO3H लग जाता है ना। क्या लग जाता है, SO3H। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वेन, जब बेंजीन का रिएक्शन करवाओगे तुम ओलियम के साथ, तो तुम्हें एक्स मिलेगा। ठीक है सर, हमारा एक्स हमें मिल चुका है ना। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा ये है, दिस इज आवर एक्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब इसमें कह रहा है कि विच अपॉइंट ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक्स का रिएक्शन अब हम लोग करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारा जो एक्स बना ना, ये हमारा एक्स है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन करवा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिर एसिडिफिकेशन भी कर रहा है। यानी कि मतलब ये दो काम कर रहा है। पहला तो ये OH माइनस का एडिशन कर रहा है, और दूसरा काम ये कि ये H+ भी ऐड कर रहा है, एसिडिफाई भी कर रहा है। तो क्या बनेगा यार, तो OH माइनस अगर तुम यहाँ पे अटैक कराओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा O-, बेंजीन के ऊपर तुम्हारा आ जाएगा O-, और फिर तुम उसका जब एसिडिफिकेशन कराओगे तो वो O-OH बन जाएगा। O- क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये फिनॉल बन गया, है ना। आगे देखते हैं अब क्या बोल रहा है। तो यील्ड्स वाई, तो मतलब हमारा जो वाई है वो ये है फिनॉल। हमारा वाई क्या है, हमारा वाई फिनॉल है। तो ये हमारा वाई भी बन गया सर, ठीक है। और क्या बोल रहा है अब बोल रहा है कि जब हम वाई का रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ तो हमें जेड मिलता है। हमें जेड का स्ट्रक्चर बताना है। अच्छा भाई, तो ये हमारा था वाई, ये हमारा क्या था, ये हमारा वाई था। तो जब अगर हम वाई का रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ तो क्या होगा बताओ। तो जिंक जो है वो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसको अपने साथ लेके चल जाएगा, जिंक ऑक्साइड हट जाएगा, निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है। जब जिंक का रिएक्शन तुम करवाओगे फिनॉल के साथ तो ये जिंक जो है ये ऑक्सीजन को लेकर अपने साथ चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाकर, और हमारे पास बेंजीन बच जाएगा। दिस इज आवर जेड। हमें जेड पूछा था, सो जेड इज नथिंग बट बेंजीन। जेड क्या है, बेंजीन है, बेंजीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। ये समझ में आया। तो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा था यार, इसमें एक साथ तुम्हें कई सारी चीज़ें पूछ ली गई। आसान क्वेश्चन है, उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखो यार, 3-4 रीजेंट दे दिया गया है। तुम्हें पूछा है कि इसमें पी, जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं यार, क्या दिक्कत है। देखने में तो थोड़ा आसान लग रहा है, सॉल्व करते हैं एक बार, है ना। लेट अस स्टार्ट। देखो यार, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। सबसे पहले हमारे पास क्या है सर, नाइट्रोबेंजीन। ये रहा हमारा नाइट्रोबेंजीन।
तो जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं एस एन प्लस एच सी एल के साथ, एस एन एच सी एल के साथ, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, ये बन गया एनालीन बन गया। क्या बन गया, एनालीन बन गया। अब तुम इसका फिर रिएक्शन करवाओगे अगर AC2O के साथ, तो ये क्या है बताओ। ये तो मुझे एसिटाइलेशन लग रहा है ना यार, AC2O। तो क्या बनेगा, तो अगर तुम इसका रिएक्शन करवाओगे AC2O के साथ, इसका अगर तुम इसका एसिटाइलेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये एसिटाइलेशन करना है ना यार। क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ। ये तुम्हारा कुछ नहीं, ये बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। NH C डबल बॉन्ड O, NH C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो ये AC2O क्या होता है, अगर हम AC2O की बात करें तो ये क्या होता है, एसिटाइलेशन क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास होता है एसिटाइलेशन। ये होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। CH3, हाँ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा होता है AC2O। तो इसी का रिएक्शन मैंने करवाया है एनालिन के साथ, तो हमारे पास ये बनेगा स्ट्रक्चर, हमारे पास ये बनेगा स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रक्चर। इसको मैं डाल देता हूँ, यस कर देता हूँ इसे। समझ में आया कि नहीं, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब तुम इसका जब रिएक्शन करवाओगे ब्रोमीन के साथ, एक काम करता हूँ मैं इसको यहीं पर बना देता हूँ, यहाँ पर दिखाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है सर। ठीक है, अगर हम एनानिल का रिएक्शन एनालिन का रिएक्शन कराएंगे AC2O के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा बेंजीन, और उसके ऊपर क्या बन जाएगा, ये NH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये O है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, दिस इज। अब जब तुम इसका रिएक्शन करवाओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, जब तुम इसका रिएक्शन करवाओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मुझे बताओ कि ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ेगा, ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक, अगर तुम ब्रोमीन को बोलोगे कि सर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर या यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रोमीन नहीं ऐड हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो NHC डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है NHC डबल बॉन्ड CH3, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। तो ये, है ना, यहाँ पर तुम इसको ब्रोमीन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस नहीं है ना यार, दिक्कत हो जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तुम नहीं ऐड कर सकते ब्रोमीन को, ऑर्थो पोजीशन पर तुम ब्रोमीन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक बहुत मतलब बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इस वजह से तुम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो तुम कहाँ पर ऐड करोगे ब्रोमीन को, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पर। ऑर्थो पे जगह नहीं है सर, कहाँ ऐड करेंगे, पैरा पर, तो यहाँ पर ब्रोमीन आपका ऐड हो जाएगा। ब्रोमीन कहाँ पर ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन हमारा पैरा पर ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हमने ऑर्थो पर क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि देखो वहाँ पर पहले से ही ऊपर में एक NHC डबल बॉन्ड और CH3, एक बल्कि ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। इसलिए हम लोगों ने ब्रोमीन को पैरा पोजीशन पर ऐड किया, दैट्स इट, ये रीज़न होता है। अब तुम जब इसका करोगे हाइड्रोलिसिस H3+, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड देख रहे हो, ये टूट जाएगा, इधर मिलेगा H और यहाँ मिलेगा तुम्हारा OH। इधर H मिलेगा और यहाँ तुम्हारा मिलेगा OH। तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। एक हमारे पास ये बन जाएगा N NH2Br, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट हो गया। और हमारे पास एक क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। हमें पूछा है मेजर प्रोडक्ट, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन है यार, ये है, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। सो P इज दिस, ये हमारा P हो जाएगा, है ना। आवर आंसर इज दिस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो समझ में आया, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, हमने पहले नाइट्रोबेंजीन लिया, उसका रिएक्शन करवाया SN+HCl के साथ। तो SN+HCl जो होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस कर देगा नाइट्रो को, किस में,
अमीन में, तो ये हमारे पास एनालीन बन जाएगा। अब जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे Ac2O के साथ, तो हमारे पास एसिटाइलेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा और ये बन जाएगा NH3 डबल बॉन्ड टू CH3। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया इसमें ब्रोमीन प्लस वाटर, तो ब्रोमीन प्लस वाटर ऐड करेंगे तो ब्रोमीन कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो पर या पैरा पर, यही तो दो ऑप्शन होता है। ऑर्थो पर ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो वो इसको रिपेल करेगा, इसीलिए हम ऑर्थो पर ऐड नहीं करेंगे, हम पैरा पर ऐड करेंगे। तो हमने ब्रोमीन को पैरा पर ऐड कर दिया, ये देखो हमने ब्रोमीन को पैरा पर ऐड कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें फिर इसको H3O प्लस करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है हमारा ये टूटेगा, इधर H इधर OH, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये मिलेगा NH2Br और एक ये मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। हमें पूछा था मेजर प्रोडक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P, ये हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, सो दिस इज द आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अब ये देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ये मतलब देखो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब देखो इसको मतलब बहुत से बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद पूरा एकदम लंबा चौड़ा करेंगे और उसके बाद डायमेंशन निकालेंगे। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट होगा, जो बच्चा स्मार्ट होगा, जो जानता है कि मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से मुझे टाइम को बचाना है, वो इसको कैसे करेगा, बताओ। देखो कैसे करेगा, हमने एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, थ्योरी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है सर, E इज इक्वल टू होता है C इंटू बी। E इज इक्वल टू क्या होता है सर, E इज इक्वल टू होता है C इंटू बी। देखो इसको मतलब क्यों लंबा बनाना है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे डायमेंशन, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे डायमेंशन, उसके बाद दोनों का रेशियो लेंगे। हमें पूछा है E/B का डायमेंशन, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे, उसके बाद दोनों का रेशियो लेंगे और डायमेंशन निकालेंगे, तो वो गलत अप्रोच है यार। आंसर तुम्हारा आएगा लेकिन वो गलत अप्रोच है, टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। तुम क्या करो, तुम ये लगाओ E = CB, ये भी तो तुमने पढ़ा है यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तुमने ये भी पढ़ा है E = C/CB, तो ये लगाओ ना यार। तो हमें क्या पूछा है, E/B, तो E/B यहाँ से क्या हो जाएगा, E/B हमारे पास यहाँ से हो जाएगा C। अब C क्या होता है भाई, C हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है C होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। तो C हमारे पास क्या होता है, C हमारे पास होता है स्पीड, और स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मीटर का हो जाएगा L, और सेकंड यानी कि टाइम, तो L t-1, दैट्स इट, L t-1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। ये देखो यार, ये भी मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो एक बार हमें पूछा है कि मीन फ्री पाथ फॉर एन आइडियल गैस इज टू बी ऑब्जर्व 20 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर ना ये, हाँ अच्छा ये माइक्रोमीटर है, यस। हमें मीन फ्री पाथ दे दिया है, हमें स्पीड दे दिया गया है, पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला क्या होता है सर, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, टाइम इज इक्वल टू आपका होता है, टाइम इक्वल टू आपका होता है मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई स्पीड, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई वी, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ एंड वी इज स्पीड, दैट्स इट। अब देखो यार, हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है ना यार, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, स्पीड बाई लैम्डा। स्पीड हमें कितनी दी हुई है, 600 मीटर पर सेकंड। लैम्डा मीन फ्री पाथ की वैल्यू 20 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻⁶। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, कितना आ जाएगा आंसर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से। हमारे पास ये आ जाएगा 30 × 10⁻⁶, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ हर्ट्ज, 3 × 10⁻⁷ हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है ये हम लोग कितना प्रैक्टिस किए हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं होते, ये आपको मतलब जेईएमएस की तरफ से तोहफा है, आपको इसे कबूल करना है भाई, ठीक है। इसे छोड़ के आना ही नहीं है, वो लोग आपको तोहफा दे रहे हैं, आपको कबूल करना है, ठीक है। इसे भी सॉल्व करते हैं, हमें क्या पूछा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कितना इजी क्वेश्चन है भाई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए और बी के बीच में हमारे पास ये ए है, अच्छा ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसे, हमारे पास देखो यहाँ पर ए है, ये हमारे पास ए है, दिख रहा है, देखो मेरे पॉइंटर को देखो,
पॉइंटर, ये हमारे पास ए है, ठीक है सर, ये ए यहाँ आया, ए आया यहाँ आया, तो यहाँ पर भी ए होगा या नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट है ना यार, सेम पॉइंट है, तो यहाँ भी ए हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, ये पॉइंट ए यहाँ पर है, तो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो यहाँ पर भी ए पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास ए पॉइंट हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। अब देखो ये पॉइंट क्या है, बी, यहाँ पर भी पॉइंट बी आ गया। बहुत बढ़िया, बी आया, बी आया, बी 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 बी, यहाँ पर बी। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर दो ही फिगर, इस फिगर में सिर्फ दो ही चीज़ है, ए है बी, ए है बी, दैट्स इट। तो भाई ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, बात खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में, बी और ए के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, तो लगा दो भाई, बी और सी के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, लगा दिया सर, लगा दिया सर, है ना, सी। बहुत बढ़िया। अब देखो ए और ए के बीच में हमारे पास दो कैपेसिटेंस है, ये भी ए और ये भी ए, इसके बीच में हमारे पास दो कैपेसिटेंस है। भाई ए और ए तो सेम पॉइंट हो गया ना भाई, इसका मतलब ये हो गया सर कि ये दोनों कैपेसिटेंस आपका नलीफाई हो जाएगा, ये दोनों कैपेसिटेंस आपका नलीफाई हो जाएगा, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये दोनों कैपेसिटेंस आपका सर नलीफाई हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो यार, नलीफाई हो गया ना ये, तो ये भी गया, इसको भी डिलीट करो और इसको भी डिलीट करो, नलीफाई हो जाएगा ये, दैट्स इट। तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है सर, हमने क्या किया उसे, हमने उसे हटा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है ना, इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस है, तो लगा दो यार, ए और बी के बीच में फिर से एक कैपेसिटेंस है, ये भी तो लगा दिया हम लोगों ने, बस बात खत्म। हमने इधर से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो बी और ए के बीच में कैपेसिटेंस लगा दिया, बी और ए के बीच में कैपेसिटेंस, फिर ए और ए सेम पॉइंट था, तो उनके बीच में जो भी होगा वो सब नलीफाई हो जाएगा, तो उसको हम लोग कैंसिल कर दिया। फिर ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस फिर हमने लगा दिया। अब देखो ये दोनों कैपेसिटेंस कैसे हैं, आपस में पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है तो हमारे पास सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C/2, बिल्कुल नहीं, कैपेसिटेंस कैपेसिटर है भाई, तो अगर दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होता है, इन केस ऑफ कैपेसिटर, अगर दो कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में होता है तो वो ऐड होता है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होता, ऐड होता है, तो C+C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C+C, दैट इज 2C। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, सी पैरेलल में है तो C/2, नहीं भाई ये कैपेसिटेंस कैपेसिटर है, रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटेंस की बात हो रही है यहाँ, तो C+2 पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो C+C क्या हो जाएगा, 2C। तो 2 × C की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 माइक्रोफैरड, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर विल बी 32 माइक्रोफैरड, आंसर विल बी 32 माइक्रोफैरड, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, आंसर विल बी 32 माइक्रोफैरड। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 32 माइक्रोफैरड। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो यार, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हमें दिया गया है द करेंट इन एसी सर्किट इज गिवन एज, हमें आई की वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास आई की वैल्यू दी गई है, फाइंड आरएमएस करंट की वैल्यू निकालनी है और फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज निकालना है। चलो निकालते हैं। अब देखो यार, हमें एक इक्वेशन होता है, क्या होता है सर, आई इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस इससे कंपेयर कर दो, ठीक है, इससे क्या करो, कंपेयर कर दो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो भाई आई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू 100√2, इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर, आई इक्वल टू दिया हुआ है 100√2, 100√2 साइन ऑफ 100πt, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, दोनों को कंपेयर करो, तो अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करने पर, 100√2, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करने पर, 100π, बस इतना कर लो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें क्या पूछा, आरएमएस करेंट, तो सर हम जानते हैं कि आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस क्या होता है सर, हम जानते हैं सर कि आई आरएमएस हमारे पास होता है पीक करंट डिवाइडेड बाई √2, आई नॉट बाई √2, आई नॉट की वैल्यू कितनी है सर, 100√2, है ना, डिवाइडेड बाई √2,
रूट टू से रूट टू कैंसिल, कितना आंसर आया 100 एम्पियर। तो आई आर एम एस कितना होगा 100 एम्पियर। तो ए हो सकता है, डी हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए और डी में कोई एक आंसर है। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, तो बस लगा दो फॉर्मूला यार, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है 100 पाई अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2/100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, बच्चे ये भी कह रहे थे कि ये क्वेश्चन आया था, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क पूछा था। ठीक है, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यही आंसर होगा यार, है ना, यही आंसर होगा, बात खत्म, है ना, यही आंसर हो जाएगा। टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन ये भी था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछा था तो यही आंसर होगा। ठीक है, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन है यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ। हालांकि ये इतना इजी क्वेश्चन, मतलब मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये पूछा गया होगा। इतना इजी क्वेश्चन कभी इनकी नहीं पूछ सकता, पूछ ही नहीं सकता। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि ये आया था, मुझे तो नहीं लगता कि ये आया होगा। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, इनके कैसे पूछ सकता है ये। इसमें मुझे लगता है कि इसको मॉडिफाई किया गया होगा, है ना। तीन चार ऑप्शन होंगे, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका दो तीन और फॉर्म दे दिया गया होगा, मॉडिफाइड फॉर्म। और लगता है कि इनकरेक्ट पूछा होगा, कुछ कुछ तो मतलब थोड़ा मसाला में दांत पूछा होगा, है ना। इंडिया कुछ ना कुछ मसाला डालेगा, ऐसा नहीं है कि वो सिंपल कुछ पूछेगा, कुछ ना कुछ उसने लफड़ा किया होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसको दोबारा मैं चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो यार, हमें पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगेन सेम क्वेश्चन, बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, ए और बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ए और बी के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। काफी इजी क्वेश्चन है भाई। देखो C1 C2 आपस में क्या है, पैरेलल में है। C1 C2 आपस में क्या क्या है, पैरेलल में है। तो पहले हम C12 निकाल लेते हैं, C12, सॉरी, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, C1 C2 आपस में क्या है, सीरीज में है ना। C1 C2 आपस में क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है सर, फॉर्मूला लगता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही तो होता है यार। अब देखो, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा C3 के साथ पैरेलल में है, वो तुम्हारा C3 के साथ पैरेलल में है। तो तुम्हारे पास नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर, C12 प्लस C3, है ना, दैट्स इट। अब इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या आया था नेट, ये आया था C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसमें तुम C3 को ऐड कर लो, एलसीएम ले लो यार, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है तुम्हें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स येलो पीपीटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोडियम आयोड क्या है, हाँ NaOH। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो, ये तुम्हें मतलब कहना चाह रहा है कि तुम ये हमें ये बताओ कि इसमें कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, दैट्स इट। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है भाई, येलो पीपीटी बनता है ना। तो ये तुम्हें सिंपल मतलब घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है, कौन सा कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इससे पहले लेक्चर में, कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, मिथाइल के साथ। देखो, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर या तो OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, या भाई या तो फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर ये डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर या तो OH ग्रुप होना चाहिए या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा। ठीक है, कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, येलो पीपीटी बनेगा। हमें इसमें यही चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। चेक करते हैं यार। पहला ऑप्शन में देखो, हमारे पास ये देखो, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, येलो पीपीटी इस केस में बनेगा। सो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। फिर से देखो यार,
मेथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये भी रिएक्शन देगा सर, ठीक है। ओके सही है। यहाँ भी देखो यार, यहाँ देखो मेथाइल के साथ वाले कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन ये OH है, ये तो कार्बोनिल, ये तो तुम्हारा कुछ और हो गया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये नहीं देगा भाई, ये नहीं देगा। कंडीशन क्या है, मेथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप होना चाहिए, OH ग्रुप, और सी डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मेथाइल के साथ वाले कार्बन पर तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड O OH, तुम्हारा ये एसिड बन गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं, मेथाइल के साथ वाले कार्बन पर सर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो डी भी रिएक्शन देगा, यहाँ भी LBPT बनेगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABD, सी नहीं होगा, ABD इज द राइट आंसर, ABD है ना, ऑप्शन आंसर इज ABD, ए भी होगा, बी भी होगा, डी भी होगा। तो ये कंडीशन याद रखो यार, इससे पहले शिफ्ट में भी सवाल आ चुका है इस पर, आइडोफॉर्म रिएक्शन पर, तो वो तुम्हें घुमा फिरा के यही सब मतलब पूछेंगे, लपेटेंगे कि या तुम मुझे बताओ कि कौन आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, डायरेक्ट पूछेंगे, या फिर पूछेंगे कि कौन LBPT बनाएगा, घुमा फिरा कर यही पूछेंगे। तुम्हें बस याद रखना है ये कि भाई मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिएक्शन देगा, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो वो रिएक्शन देगा, बस दैट्स इट। +4 मार्क्स तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो आज के लिए इतना ही भाई, है ना। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का 4 अप्रैल का शिफ्ट का। देखो भाई मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चन तुम्हें बताए, मतलब क्वेश्चन जो है मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है और कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी मॉडरेट है। अब देखो अभी तक हमारे पास सेकंड शिफ्ट हुआ, थर्ड शिफ्ट हुआ और फोर्थ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में है, जैसे कि हमारे पास आ, ये हो गया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गया, ठीक है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गया, मैं बता यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो ये सब टॉपिक क्या है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ रहा है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गया, और क्या हो गया भाई, और क्या हो गया, और क्या हो गया, ये हो गया बोर रेडियस हो गया, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आ रहा है भाई, है ना। बोर रेडियस हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया सर, बोर रेडियस हो गया, और क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मतलब टॉपिक जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इनको आपको हर हाल में करना है, इनको छोड़ना नहीं है आपको। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे मतलब कॉन्सेप्ट हैं, तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, बोर रेडियस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से एक बार देख लो यार, ये आगे भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, हर शिफ्ट में आ रहा है मतलब आगे भी आएगा, ठीक है। इंडिया हमेशा ऐसा ही करता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आप मतलब अच्छे से कर लो एक बार। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गया, ठीक है, बोर रेडियस हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और क्या था, और देखना पड़ेगा तुमको, एक मिनट। और देखो यार, और इस तरह के, हाँ ये भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। डायमेंशन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी तुम्हें निकालना आना चाहिए, हर शिफ्ट में इसका सवाल आ रहा है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको एक चौथा पॉइंट भी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग। राइटिंग थोड़ा मेरा समझ लेना यार, थोड़ा मैं कर्सिव लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि डायमेंशन, ये सब हो गया। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके लिए कुछ लेक्चर लेकर आने वाला हूँ जो काफ़ी मतलब, जिसमें काफ़ी मतलब क्या बोलता हूँ, उसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो उसका वेट करना अच्छे से, उसको देखना, मैं ठीक है लेकर आऊँगा उसको 2-3 दिन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।